कहानी की शुरुआत में हमें एक सुखी परिवार दिखता है। वे बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। जब पति और पत्नी आपस में बात करने में बिजी थे, तभी अचानक बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जब वे दोनों घर से बाहर आए तो देखा कि बाहर लोगों के बीच जबरदस्त हाहाकार मचा है। लोग घर बार छोड़कर ऐसे भाग रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो। जेसन और बेथ देखते हैं कि उनके पड़ोसी भी पैनिक होकर जल्दी जल्दी अपना घर खाली कर रहे हैं। जेसन एक पड़ोसी से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, आप सब घर छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, लेकिन वे इतनी हड़बड़ी में थे कि उन्होंने जेसन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ उन्होंने देखा कि पड़ोसी का बेटा भी अपना सामान समेट रहा है। जेसन जब उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तब बच्चा जवाब देता है कि उसके पिता के एक दोस्त सरकारी ऑफिसर हैं। उन्होंने बताया है कि एक बहुत ही जहरीला वायरस फैल गया है जो एक नॉर्मल इंसान को दानव बना देता है। तभी बच्चे की माँ वहाँ आती है और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है। जेसन उनसे पूछते हैं कि यह बच्चा किस वायरस की बात कर रहा है। तब बच्चे की माँ कहती है कि यह सब बताने का वक्त नहीं है, आप अपनी पत्नी और बेटी को लेकर इस शहर से जितनी दूर हो सके चले जाइए। यह सुनकर जेसन और बेथ बहुत डर जाते हैं। इसके बाद बिना कुछ सोचे जेसन अपनी फैमिली को गाड़ी में बिठाकर शहर से बाहर ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में वह देखते हैं कि जो पड़ोसी भाग रहे थे वे वापस लौट रहे हैं। ये देखकर उन्हें और भी अजीब लगने लगता है। आगे जाकर वे ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जेसन और उनकी फैमिली जब गाड़ी से उतरते हैं तो देखते हैं कि शहर से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया है। आसमान में हेलीकॉप्टर गश्त करने लगे। लोगों से कहा जा रहा था कि शहर में एक जहरीला वायरस फैल गया है और उन्हें तुरंत घर वापस चले जाना चाहिए। यह सुनकर जेसन को मामला अजीब लगा, क्योंकि जब शहर में वायरस फैला है तो लोगों को वहां से निकालने के बजाय शहर में ही रहने के लिए क्यों कहा जा रहा है। तभी पास की पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर उनकी गाड़ी पर आकर गिरता है। यह देखकर वे बहुत डर जाते हैं। पहाड़ी कांपने लगती है और उसके पीछे से दो मिलिट्री फाइटर जेट्स निकलकर शहर की ओर बढ़ते हैं। वे दोनों फाइटर जेट्स पूरे शहर पर बमबारी शुरू कर देते हैं, जिससे पूरा शहर राख में बदल जाता है। जेसन की पत्नी बेथ तुरंत समझ जाती हैं कि अगर वे पुलिस की बात सुनकर घर लौट जाते तो अंजाम बहुत बुरा होता। इसके बाद फाइटर जेट्स सड़क पर मौजूद लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। यह देखकर लोगों में दहशत बढ़ जाती है। अब सबको समझ आ रहा था कि सरकार उन्हें मार डालना चाहती है। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन जेसन और बेथ समझ जाते हैं कि वे चाहे कहीं भी छुप जाएं, ये फाइटर जेट्स उन्हें मार ही डालेंगे। तभी बेथ पीछे मुड़कर पहाड़ी पर एक स्कूल देखती है और सोचती हैं कि छुपने के लिए वही सबसे अच्छी जगह होगी। इसके बाद जेसन, बेथ और जोई पहाड़ी की तरफ स्कूल की ओर भागने लगते हैं। फाइटर जेट्स पीछे ब्रिज पर मौजूद लोगों पर बम गिरा रहे थे। वे तीनों जल्दी से स्कूल पहुंचते हैं और किस्मत से वहां उन्हें एक टनल मिल जाती है। बम धमाके से बस कुछ सेकंड पहले ही वे उसके अंदर घुस जाते हैं। बंकर का दरवाजा बंद होते ही ऊपर एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वे नीचे थे, इसलिए बच गए। हालांकि उनके लिए सबसे हैरानी की बात यह थी कि आखिर यह कैसा वायरस है जिसके लिए सरकार को शहर के सभी लोगों को मारना पड़ रहा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस इतना पता था कि अगर जिंदा रहना है तो इसी बंकर में चुपचाप दुबक कर रहना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि वे यहाँ कितने दिन रहेंगे और पेट भरने के लिए क्या खाएंगे। अच्छी बात यह थी कि वहाँ काफी मात्रा में डिब्बा बंद खाना रखा था जो उन तीनों के लिए काफी दिनों तक चल सकता था। जेसन की पत्नी बेथ बहुत चिंता में थी। वह अपनी बेटी जोई के बारे में सोच रही थी कि अगर वह बीमार पड़ गई तो वे क्या करेंगे। इसके अलावा दरवाजा बंद करते समय बेथ के हाथ में गहरी चोट लग गई थी। वे दोनों इस फिक्र में भी थे कि कहीं इस जहरीले वायरस ने उनके शरीर पर भी हमला न कर दिया हो। लेकिन अभी इन सब बातों के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। उन्होंने बंकर को सुरक्षित किया और वहीं छिपकर जिंदगी बिताने का फैसला किया। पर जमीन के नीचे की जिंदगी आसान नहीं थी। हर दिन वही खाना, पीने के लिए मटमैला पानी और खाली समय में ताश खेलना, इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। काफी समय बीतने के बाद वे इस बंकर में ऊब चुके थे, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। ऊपर जाने का मतलब था मौत। जेसन की फैमिली को यह जिंदगी ऐसी लग रही थी मानो दुनिया का आखिरी वक्त आ गया हो। जोई अपने पिता से पूछती है, पापा हम यहाँ कब तक रहेंगे? जेसन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस अपनी बेटी से कहा, जैसे ही वायरस खत्म हो जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। वह अपनी बेटी की आंखों पर उंगली रखकर उसे बाहरी दुनिया की कल्पना कराते थे। इसी तरह दिन बीतते गए। उन्हें यह भी नहीं पता था कि बाहर निकलने के इंतजार में उन्होंने इस बंकर में 300 से भी ज्यादा दिन गुजार दिए हैं। जोई अपनी माँ के बनाए हुए एक पेरिस्कोप से बाहर की दुनिया देखती थी। बाहर चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया जलकर राख हो गई हो। वहाँ किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। ये सब देखकर छोटी बच्ची को लगने लगा कि शायद वे इस दुनिया में बचने वाले आखिरी इंसान हैं। माँ उसे दिलासा देते हुए कहती हैं, ऐसा मत सोचो, शायद तुम्हारे दोस्त भी हमारी तरह कहीं छुपे होंगे। रात हो चुकी थी और डिनर का वक्त हुआ। अब उनके पास बहुत ही कम खाना बचा था, इसलिए तीनों थोड़ा थोड़ा खाकर गुजारा कर रहे थे। लेकिन आज जोई ने जिद की, इसलिए उसे खाने का एक पूरा टिन दिया गया। जोई जब टिन का डिब्बा खोलती है तो देखती है कि वह अंदर से खाली
भारी है। डिब्बे के पीछे एक छोटा सा छेद था, शायद किसी चीज ने वहां से खाना चुरा लिया था। बेथ बाकी सभी डिब्बों को चेक करती हैं और देखती हैं कि 12 डिब्बे खाली हैं। यह देखकर वह बहुत परेशान हो जाती हैं क्योंकि यह उनके 2 हफ्ते का खाना था। बेथ वेंटिलेशन ग्रिल को देखकर अंदाजा लगाती हैं कि शायद कोई चूहा अंदर घुसकर खाना ले गया है। बेथ कहती हैं कि अगर यह चूहा है तो इसे जल्दी मारना होगा, वरना यह हमारा सारा खाना बर्बाद कर देगा। बेटी का उदास चेहरा देखकर जेसन उसे तसल्ली देते हैं कि छोटी बात को लेकर चिंता न करे, अगर खाना खत्म भी हो गया तो मैं ऊपर जाकर कुछ ले आऊंगा। अगले दिन जब जोई अपनी माँ के साथ ब्लॉक खेल रही थी, उसे पीछे से एक हल्की आवाज सुनाई देती है। जोई पीछे मुड़कर देखती है कि एक चूहा फिर से टिन का खाना चुराने के लिए अंदर घुसा है। चूहा भाग पाता उससे पहले ही जोई ने अपने मम्मी पापा को आवाज दी। आज किसी भी हाल में इस चूहे को खत्म करना ही था। जेसन गुस्से में चाकू लेकर उसे काटने के लिए झपट्टे, लेकिन वह छोटा चूहा बहुत शातिर था। वह जेसन के हमले से बचकर भागा और टेबल पर रखा लाल लालटेन गिरा दिया। जैसे ही वह बिल में घुसने वाला था, बेथ ने अचानक झपट्टा मारकर चूहे को मार डाला। वे सब चूहे को मारने की खुशी मना ही रहे थे कि तभी दूसरी तरफ लालटेन गिरने की वजह से धीरे धीरे आग फैलने लगी। जेसन लपक कर लालटेन बुझाने दौड़े, लेकिन वह बहुत गर्म था। इसकी वजह से जेसन का हाथ जल गया और लालटेन का कांच टूटकर पूरे टेबल पर आग लग गई। बेथ ने पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की। जेसन नल से आधा बाल्टी पानी लाए और आग पर डाल दिया। किसी तरह वे आग बुझाने में कामयाब तो रहे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, बल्कि मुश्किलें और बढ़ने वाली। आग तो बुझ गई थी, लेकिन उसका धुआं पूरे बंकर में फैल गया और वेंटिलेशन ग्रिल से धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलने लगा। ये देखकर सब खौफ में आ गए क्योंकि यह धुआं उनकी लोकेशन बता रहा था। अब सब अपनी सांसें रोक कर बैठे थे। जेसन ने कहा कि शायद रात का अंधेरा धुएं को छुपा लेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। डर के मारे वे तीनों रात भर जागते रहे। अगली सुबह जब जेसन ने खुद को तसल्ली देने के लिए पेरिस्कोप से बाहर झांका तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि बाहर धुएं का एक बड़ा बादल जमा है। ये देखकर उनकी टेंशन और बढ़ गई। उन्हें यकीन हो गया कि उनकी छिपने की जगह अब सीक्रेट नहीं रही। बेथ ने कहा कि अगर धुआं है तो आसपास राख भी जमी होगी, जिससे हमारी लोकेशन का पता चल सकता है। इसलिए हमें यह राख साफ करनी होगी। इसके बाद पति पत्नी दोनों ने बाहर जाकर सफाई करने का फैसला किया। उन्होंने दरवाजे की जंजीरें खोली, बाहर की आवाजें बहुत ध्यान से सुनी और जब पक्का हो गया कि बाहर कोई नहीं है तो दोनों बंकर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। अब उनकी बेटी अंदर अकेली रह गई थी। वह अपने मम्मी पापा का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी देर तक उनके न लौटने पर वह स्टूल पर चढ़कर टेलीस्कोप से बाहर देखने लगी। उसने देखा कि उसके पेरेंट्स बंकर के दरवाजे को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी जोई ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी सांसें अटक गईं। उसने देखा कि दूर जंगल में एक काला साया बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। बच्ची ने चिल्लाकर अपने मम्मी पापा को पीछे देखने को कहा, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से वे सुन नहीं पा रहे थे। डर के मारे बच्ची अपना खौफ भूलकर सीढ़ियां चढ़कर बंकर के बाहर आ गई। बाहर आकर उसने देखा कि उसके मम्मी पापा वहां नहीं हैं। बच्ची घबराकर जोर जोर से उन्हें पुकारने लगी। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा लिया। वह कोई और नहीं, उसकी माँ ही थी। कुछ ही सेकंड बाद जंगली हिरणों का एक झुंड वहां से तेजी से गुजर गया। हालांकि वे तीनों बाल बाल बच गए, लेकिन बेथ का डर और बढ़ गया। हिरणों के इस तरह भागने का मतलब था कि पक्का वे किसी खतरनाक चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे। खतरा भांपकर सब तुरंत बंकर में वापस चले गए। जेसन ने लकड़ी के तख्तों से दरवाजा बंद किया और लोहे की जंजीरों से मजबूती से बांधकर सबको बिल्कुल चुप रहने को कहा। इसके बाद उन्हें ऊपर से कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बंकर के दरवाजे की तरफ आ रहा है। कई मिनटों तक कोई बंकर के ऊपर टहल रहा था। वे तीनों धीरे धीरे दरवाजे से हटकर आगे बढ़ने लगे। शायद ऊपर वाले शख्स को तब तक अंदाजा नहीं था कि अंदर कोई है। जोई डर के मारे रोने लगी। बेथ ने उसे चुप कराया और कहा कि आवाज बाहर गई तो सब खत्म हो जाएगा। वे तीनों दरवाजे से काफी दूर चले गए थे ताकि अगर कोई दरवाजा खोले भी तो उन्हें देख ना पाए। लेकिन ठीक तभी जोई की गुड़िया का धागा एक पेंच में फंस गया। वह पेंच धीरे धीरे ढीला होने लगा। यह देखकर जेसन और बेथ की सांसें थम गईं, क्योंकि वह धागा गुड़िया के साउंड स्विच से जुड़ा था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, पेंच एक झटके में निकल आया और उसी वक्त गुड़िया के अंदर से तेज आवाज निकलने लगी। जेसन ने तुरंत गुड़िया को फाड़ दिया और स्पीकर तोड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर मौजूद शिकारी को उनकी मौजूदगी का सिग्नल मिल गया था। अचानक ऊपर से एक भयानक आवाज आई और भारी कदमों की आहट सीधे बंकर के दरवाजे पर आकर रुकी। आखिरकार उसने उनकी छिपने की जगह ढूंढ ली थी और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। वह बंकर के ढक्कन को जोर जोर से धक्का दे रहा था। हालांकि दरवाजा जंजीरों से बंधा था, लेकिन खतरा साफ दिख रहा था। ऊपर वाला शिकारी अब जान चुका था कि नीचे कोई न कोई जरूर है, लेकिन उस भयानक ताकत के सामने जंजीरें एक एक करके टूटने लगीं। ये देखकर जेसन समझ गए कि दरवाजा ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। इसीलिए वह तेजी से दौड़कर वाटर पंप का पाइप ऊपर ले आए। इधर बेथ ने भी हिम्मत दिखाई और सीढ़ियों पर चढ़कर अपने शरीर के वजन से जंजीरों को खींचकर दरवाजा बंद रखने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर भी लोहे का ढक्कन धीरे धीरे
खुलने लगा। ठीक उसी वक्त दरवाजे के ऊपर एक काला साया दिखाई दिया जिसकी आंखें लालटेन की तरह जल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो मौत ऊपर से उन्हें देख रही हो। बिना कुछ सोचे जेसन ने पाइप से उस पर हमला कर दिया जिससे वह पीछे की ओर छिटक गया। जेसन ने तुरंत दरवाजे में पाइप फंसा दिया और उसे बंद कर दिया और वह चीज वहां से भाग गई। लेकिन जेसन का शरीर अब भी थर थर कांप रहा था। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि बाहरी दुनिया में सिर्फ क्रूर सैनिक ही नहीं बल्कि खतरनाक दानव भी घूम रहे हैं। पूरा परिवार सीढ़ियों के पास मायूस होकर बैठ गया क्योंकि अब उनकी लोकेशन सबको पता चल चुकी थी। वे अब किसी भी वक्त हमले का शिकार हो सकते थे। उन्हें यह भी समझ आ गया था कि इस बार तो सिर्फ एक आया था, लेकिन अगली बार वे पूरे झुंड के साथ आएंगे और उनके पास मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं होगा। कुछ समय बाद अचानक अलमारी कांपने लगी। जेसन और बेथ समझ गए कि उसने अपने बाकी साथियों को बुला लिया है। ऊपर से हजारों जीवों के दौड़ने जैसी भारी कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसके बाद वे सब बंकर के दरवाजे के पास जमा हो गए। नीचे जेसन, बेथ और जोई डर के मारे कांप रहे थे। तभी अचानक उन सबने मिलकर एक साथ हमला बोल दिया। इस बार की ताकत पिछली बार से कहीं ज्यादा थी। मजबूत लोहे का दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया और बंकर के मुहाने पर ढेर सारी जलती हुई आंखें नजर आने लगीं। यह देखकर वे लोग पीछे की तरफ भागने लगे, लेकिन वे दानव उनका पीछा कर रहे थे। बेथ ने अपना तेल का लालटेन फेंककर उनके बीच आग की एक दीवार खड़ी कर दी और अलमारी से रास्ता रोक दिया। इसके बाद वे बंकर के अंदरूनी हिस्से की तरफ तेजी से दौड़े, लेकिन वे जानते थे कि इन सब चीजों से उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता। उनके पास भागने का और कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी बच्ची को जमीन की तरफ एक वेंटिलेशन ओपनिंग दिखाई दी। जेसन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे तोड़ दिया और अपनी पत्नी और बेटी को बाहर धकेल दिया। लेकिन जब उन्होंने खुद बाहर निकलने की कोशिश की तो जगह कम होने की वजह से वह वहीं फंस गए। दूसरी तरफ दानव उसकी ओर बढ़ रहे थे। अब जेसन को किसी भी तरह यहाँ से निकलना ही था। जब उन्हें कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने अपने कंधे की हड्डी तोड़ दी, जिससे वे दर्द के मारे चीख पड़े। लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और वेंटिलेशन के अंदर घुस गए। बेथ ने बिना वक्त बर्बाद किए जेसन को पूरी ताकत से बाहर खींचना शुरू किया। ठीक उसी समय जब जेसन बाहर निकलने ही वाले थे, एक विशाल जीव ने आकर उनका पैर दबोच लिया। जेसन समझ गए कि अब बचना नामुमकिन है। बचने की कोई उम्मीद न देख जेसन ने अपनी पत्नी की आंखों में देखकर कहा, चाहे जो हो जाए जोई को कुछ नहीं होना चाहिए। अगले ही पल दानव उन्हें खींचकर बंकर के अंदर ले गया, लेकिन बंकर में दानव से डरने के बजाय जेसन ने उन्हें चुनौती दी। बेथ और जोई ने नीचे से आने वाली जेसन की भयानक चीखें सुनी। बेथ समझ गई कि उसके पति उन्हें भागने का समय देने के लिए ही लड़ रहे हैं। भारी मन के साथ वह अपनी बेटी को लेकर उस जगह से बहुत दूर निकल आईं, लेकिन भागते समय उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि हाईवे जो बाहर जाने का रास्ता था अब एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। इसका मतलब था कि अब कोई भी इस शहर से बाहर नहीं जा सकता। तभी दूर से एक हेलीकॉप्टर उड़कर आता दिखा। बेथ ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर तेजी से उनके पास आया और उन पर तेज स्पॉटलाइट डाली। इससे पहले कि वे दोनों भागने की कोशिश करते, ऊपर से एक बड़ा जाल उन पर आ गिरा। वे दोनों उसमें फंस गए। उन्होंने जाल से निकलने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन जाल ने उन्हें बुरी तरह जकड़ लिया था। बेथ ने जाल के अंदर से देखा कि पीली आंखों वाले कुछ साए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। यहीं हमें कहानी का असली रहस्य पता चलता है। ये पीली आंखों वाले लोग जिन्हें हम दानव समझ रहे थे, असल में एलियन या वायरस से बने मॉन्स्टर नहीं थे, बल्कि वे मिलिट्री के सैनिक थे जिन्होंने गैस मास्क और नाइट विजन चश्मा पहन रखा था। उस चश्मे की पीली चमक की वजह से वे दूसरे ग्रह के जीव जैसे लग रहे थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि मिलिट्री इन लोगों की जान की दुश्मन क्यों बनी हुई थी? यह राज हमें अभी पता चलेगा। अब बेथ और जोई दोनों उन सैनिकों के कब्जे में थे। उनमें से एक सैनिक ने एक बड़ा इंजेक्शन निकाला और एक एक करके उनकी गर्दन में लगा दिया। जब उनके खून की जांच की गई तो पता चला कि वे दोनों जहरीले वायरस से इन्फेक्टेड हैं, जिसका मतलब था कि वे इस दुनिया के लिए खतरा हैं, यानी अब उन्हें मार दिया जाएगा। असल में जब पहली बार वायरस फैला था तो इस छोटे से शहर के बहुत से लोग पहले ही इसकी चपेट में आ चुके थे। यह वायरस हवा के जरिए फैलता है और बहुत तेजी से एक इंसान से दूसरे में पहुंच जाता है। संक्रमित लोगों को खुद भी पता नहीं था कि वे बीमार हैं और सरकार के पास इस वायरस को रोकने की कोई वैक्सीन नहीं थी। सरकार के पास संक्रमितों को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। बेथ रोते हुए बोली, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। जब बेथ ने देखा कि ये सैनिक उसकी छोटी बच्ची को भी नहीं बख्शेंगे तो वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। उनके चेहरे पर काले दाग उभरने लगे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एक सैनिक की गर्दन से खून की फुहारें निकलने लगी। वह कोई और नहीं जेसन थे, जो मौत के मुंह से वापस लौट आए थे। असल में जेसन बंकर में मरे नहीं थे, बल्कि उन्होंने खुद पर से कंट्रोल खो दिया था और वहां मौजूद सभी सैनिकों को मार डाला था। वे उस वक्त बेहद गुस्से में थे। उनके चेहरे पर काले दाग उभर आए थे और आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उनकी शारीरिक ताकत कई गुना बढ़ गई थी। यह साफ था कि वे अब पहले वाले जेसन नहीं रहे, बल्कि एक अलग ही रूप में सामने आए थे। उन्होंने सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन वे मॉडर्न हथियारों की बुलेट्स को नहीं रोक पा रहे थे और जमीन पर गिर पड़े। जब एक सैनिक बेथ और जोई की तरफ बढ़ा तो वे दोनों जाल चीर कर भाग निकली। सैनिक उन्हें इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि बेथ भी अब
अब दानव में बदल चुकी हैं। वह जोई को एक गाड़ी के अंदर छिपाकर खुद सैनिकों से लड़ने लगी। उन्होंने कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और खुद गोली लगने के बाद गाड़ी की छत पर गिर गईं। अंधेरे में छिपी उनकी बेटी यह सब देख रही थी। अपने मम्मी पापा की यह हालत देख उसे भी बहुत गुस्सा आया और उसने अपना आपा खो दिया। एक छलांग लगाकर उसने एक सैनिक को नीचे गिरा दिया और उसका मास्क तोड़ दिया। जैसे ही वह उसे मारने वाली थी, बेथ ने उसे वक्त पर रोक लिया। वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी भी एक शिकारी बन जाए। बेथ ने उसे शांत किया। तभी धीरे धीरे बच्ची की नसों का हरा रंग गायब हो गया और वह फिर से इंसान बन गई। लेकिन उस सैनिक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। सुरक्षा मास्क टूटने की वजह से वह धीरे धीरे वायरस की चपेट में आने लगा। दूसरी तरफ जेसन की हालत बहुत गंभीर थी। अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखते हुए उन्होंने उसकी आंखों पर अपनी 2 उंगलियां फेरी और जेसन ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। ठीक उसी पल एक और हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा। बेथ अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग निकली। लोहे के पुराने कबाड़ के बीच से होते हुए वह एक टनल में दाखिल हुई। तभी उनकी आंखों पर एक रोशनी पड़ी। उन्होंने देखा कि सामने वही छोटा लड़का खड़ा है जो कहानी की शुरुआत में पड़ोसी के घर पर दिखा था। वे दोनों उसका पीछा करने लगे। वह लड़का उन्हें एक गुफा जैसी सुरंग में ले गया जहां उस लड़के के मम्मी पापा और कई अन्य लोग छिपे हुए थे। असल में वे सब भी इसी वायरस से संक्रमित थे। जिंदा रहने के लिए वे सब अंधेरे में चूहों की तरह रहने पर मजबूर थे। यह वायरस बेशक खतरनाक था लेकिन जानलेवा नहीं था। जब संक्रमित व्यक्ति अपने डर या गुस्से पर काबू नहीं रख पाता तब यह शरीर पर ज्यादा असर करता है। लेकिन असल में उन लोगों ने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया था। वे शहर के सैनिकों को दानव समझते थे। गुफा के अंदर उन लोगों के शांत चेहरे देखकर बेथ समझ गई कि दानव असल में वे नहीं हैं, बल्कि दानव बाहर का वह क्रूर सिस्टम है जो जान बचाने के बजाय जान लेने में जरा भी नहीं हिचकिचाया। जोई अपने उस छोटे पड़ोसी दोस्त का हाथ पकड़कर आग के पास जाकर बैठ गई। बेथ को एहसास हुआ कि भले ही दुनिया उनके लिए अब एक अंधेरी गुफा बन गई है, लेकिन यहाँ ममता है, प्यार है और एक दूसरे का साथ देने का वादा है। जेसन अब नहीं रहे, लेकिन उनका बलिदान बेकार नहीं गया। वह अपनी फैमिली को एक ऐसे ठिकाने पर पहुंचा गए जहां वे अब अकेले नहीं हैं। अंधेरे की इसी गहराई में अब उनकी नई दुनिया है जहां वे सब मिलकर जिंदगी की एक नई जंग लड़ेंगे। और ठीक यहीं यह कहानी खत्म हो जाती है।